बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बरें तो बहुत गर्म हैं पॉलिटिकली, ख़ास तौर पे मैं इसका दूसरा एंगल आपके सामने रखता हूँ। लेकिन कोयटा में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कोयले की एक कान में मेहनत कश काम कर रहे थे। ये ज़्यादा लोग जो हैं ये खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, क्योंकि बड़ी हार्ड किस्म की इसकी मजदूरी है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है वहाँ पर। और पहले भी ये वाक़यात होते रहे हैं। एक कान के अंदर धमाका हुआ और अब तक की इतला के मुताबिक 35 से ज़ायद लोग वहाँ पे अंदर मौजूद थे, जिनमें ज़्यादातर शहीद हो गए। बीबीसी ने जो आखिरी खबर दी उसके मुताबिक 18 से ज़ायद लाशें निकाली जा चुकी हैं और बदस्तूर लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। कोई बैनुल-अक़वामी सेफ्टी प्रोसीजर्स जो है या जो इंतज़ामात किए जाते हैं वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। रेस्क्यू के लिए जो बेहतर इंतज़ामात हो सकते हैं वो भी नहीं है। हालांकि करोड़ों अरबों रुपया यहाँ से कमाया जाता है, प्राइवेट लोग भी कमाते हैं, सरकार भी कमाती है, लेकिन मजदूरों को, मेहनत कशों को हमेशा मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इन्हें ऐसा सामान या रेस्क्यू की चीज़ें भी नहीं दी जाती कि उनकी जानें बाद में बच सकें। तो पैसे वाला पैसा निकालता है और कोई परवाह नहीं है कि गरीब मरता है तो मरे। अफसोसनाक वाक़या है। इसके ऊपर जो मज़ीद तफसीलात आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नाज़रीन, मोहसिन नकवी ने एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर मायूसी जाहिर की है। सादी बात यह है, मोहसिन नकवी नुमाइंदा है आसिम मुनीर का, और आसिम मुनीर के दिल के करीब अगर कोई एक आदमी है पूरे पाकिस्तान में जिस पे आसिम मुनीर का सबसे ज़्यादा भरोसा है तो वो मोहसिन नकवी है। अब सबसे काबिल भरोसा आदमी है और वो गिले और शिकवे कर रहा है और इस तरह के जुमले बोल रहा है जो इस वक्त की हुकूमत को सूट नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है? ये मतलब समझने से पहले ये 6-7 नुक्ते जो मोहसिन नकवी ने बोले हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि एक्चुअली इस बातचीत में और इसके बाद जो सहाफ़ियों के साथ बातचीत हुई उसमें बेसिकली मोहसिन नकवी ने कहा क्या, लुब्बे लुबाब क्या है। एक पॉइंट ये है कि सिस्टम यानी निज़ाम ये कोलैप्स हो गया है, यानी निज़ाम तबाह हो गया है, उसमें कुछ नहीं बचा और इसे रीसेट करना होगा, यानी दोबारा से पूरे निज़ाम को बनाना पड़ेगा, वरना ये मुल्क इसी हालत में रहेगा। ये ठीक नहीं हो सकता। आसिम मुनीर के करीबी साथी ने ये मान लिया या आसिम मुनीर ने ये मान लिया कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है, अब इसमें कुछ बाकी नहीं रहा, ये निज़ाम अब नहीं चल सकता। नंबर 2, नौजवानों के हवाले से उन्होंने कहा जी लालच दे के, कोई लैपटॉप बांट के, कोई पैसा वैसा दे के आप नौजवानों को ना खरीद सकते हैं ना उन्हें खुश कर सकते हैं। तो आप नौजवानों को नौजवान कहें या काकरोच कहें, कुछ भी कहें, ये काकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज़ को उलट पलट कर देगा। ये जनाब मोहसिन नकवी ने कहा। नौजवानों का खौफ भी पता चल गया कि एस्टेब्लिशमेंट नौजवानों से खौफजदा है। नंबर 3, मईशत की तबाही की उन्होंने दास्तान सुनाई। उन्होंने कहा जी हम बजट जो है वो नेगेटिव में बनाते आ रहे हैं, हम सिर्फ कर्जों पे गुजारा कर रहे हैं, हम सब जानते हैं मगर सूरत-ए-हाल को ठीक नहीं कर पा रहे और कर्जा पाकिस्तान के ऊपर बढ़ता चला जा रहा। तो माशी तबाही की भी कहानी अपने मुंह से खुद से मोहसिन नकवी ने तस्लीम कर ली। नंबर 4, उन्होंने कहा जी अब ये इसका हल क्या है, सारी की सारी सियासी जमातें, और फिर जोर देकर उन्होंने कहा दोबारा कि सारी की सारी सियासी जमातें ये एक कमरे में मिलकर बैठें और सूबों के मसाइल से लेकर जो एक एक मसला है उन तमाम इश्यूज को तय करें। जब तक सियासी लोग नहीं बैठेंगे कोई नतीजा नहीं निकलेगा, मसला हल नहीं होगा। यानी आसिम मुनीर का नुमाइंदा अब ये कह रहा है कि जनाब साडे ते ना रहना, एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं कर सकती, जो करना है सियासतदानों ने करना है। बेड़ा गर्क भी सियासतदानों ने किया, ये डिलीवर भी नहीं कर पाए और यही सारा कुछ ठीक कर सकते हैं, हम ठीक नहीं कर सकते, हाथ खड़े कर दिए। फिर उन्होंने एक और पॉइंट जो बोला वो ये कहा कि ये जो कुछ भी अभी किया जा रहा है, जो शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर मिलकर कर रहे हैं, ये फायर फाइटिंग है, इसका कोई फायदा नहीं है, इसमें कोई गवर्नेंस के मामलात नहीं है, इससे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, ये सिर्फ आप फायर फाइटिंग कर रहे हैं, इसका कोई 12 घंटे छोड़ के 14 घंटे छोड़ के 18 घंटे भी काम कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एक और नुक्ता उन्होंने ये बयान किया कि ये वाला निजाम जो इस वक्त चल रहा है ये अगले 10 साल तक डिलीवर नहीं कर पाएगा। ये बात मैं आपको कितने सालों से कह रहा हूं, जब से इलेक्शन हुआ मैं तब से कह रहा हूं कि ये सिस्टम नहीं चलना। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये एस्टेब्लिशमेंट मिलकर इस मुल्क को या इस निजाम को चला पाए। इनसे चलना ही नहीं है, ये उल्टे लमक जाए, कुछ भी कर ले, इनसे नहीं चलेगा। आज मोहसिन नकवी ने एतराफ़े जुर्म कर लिया, उसने कहा जी 10 साल भी ये निज़ाम काम नहीं कर सकता जब तक कि सारे लोग मिलकर नहीं बैठेंगे।
اور کئی مرتبہ میں نے آپ کو کہا کہ سارے چور ڈاکو اکٹھے بھی ہو جائیں نا اور پاکستان کی فوج کو صرف اس کے حلف کے اوپر روک دیں کہ آپ بیرکوں میں واپس جائیں اور اپنے حلف کی پاسداری کریں، ملک کو ہم سنبھال لیں گے تو ملک بچ جائے گا۔ آج یہی بات عاصم منیر کا نمائندہ بھی کر رہا ہے۔ آگے نا اسی بات پہ آگے چلیں، ایک اور انہوں نے جو اس میں سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا جی فیلڈ مارشل 10 بار کہہ چکے ہیں کہ جمہوریت ڈی ریل نہیں ہوگی، 5 سال پورے کرے گی حکومت۔ جمہوریت تو ڈی ریل ہو گئی جس دن آپ نے پاکستان میں الیکشن چوری کر لیا عاصم منیر صاحب۔ جمہوریت تو اس دن ڈی ریل ہو گئی جب آپ نے سارے کے سارے قوانین ہی تبدیل کر دیا، آئین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ جمہوریت تو اس دن ڈی ریل ہوگی جب آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کا انتخابی نشان چھین لیا، اس کا جھنڈا اٹھانے پر پابندی لگا دی۔ جمہوریت تو اس دن ڈی ریل ہوگی جب آپ نے ایک پولیٹیکل لیڈر کی آواز سنوانے پر، اس کی شکل دکھانے پر آپ نے پابندی لگا دی۔ جمہوریت تو اس دن ڈی ریل ہوگی جب آپ نے زبردستی انسانوں کو جبری طور پہ لاپتہ کیا اور جب وہ واپس آئے تو وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کو جس کے ساتھ جمہوری وابستگی تھی وہ اس کو چھوڑ چکے تھے۔ تو جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی ہر کوشش کرنے کے بعد عاصم منیر کا نمائندہ کہتا ہے کہ جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے، حکومت 5 سال پورے کرے گی۔ وہ کیسے کرے گی وہ بھی دیکھتے ہیں۔ ایک اور بات انہوں نے عاصم منیر کا نام لیے بغیر کہی، انہوں نے کہا کہ جو بات کہی پہلے میں آپ کو ایگزیکٹلی ویسے ہی پڑھ کے سناتا ہوں۔ صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں، میری ذاتی رائے میں پی ٹی آئی کو بھی اس نظام کو بہتر بنانے میں اکٹھا ہونا چاہیے۔ عمران خان کا فیصلہ عدالتیں کریں گی، یہ حکومت اپنی مدت ہر ممکن پوری کرے گی۔ میں صدارتی نظام کی بات بھی نہیں کر رہا، یہ محسن نقوی نے صحافیوں سے بات چیت میں کہا۔ تو دیکھیں حکومت اپنی مدت پوری بھی کرے گی اور یہ نظام 10 سال تک ڈلیور بھی نہیں کر پائے گا اور نظام کولیپس بھی ہو گیا ہے۔ سارے اکٹھے ہو کر بیٹھو اور پی ٹی آئی کو بھی اکٹھا کرو اور عمران خان کا فیصلہ عدالتیں کریں گی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک اور سٹیٹمنٹ دیکھیں، عاصم منیر کا نام لیے بغیر محسن نقوی نے کہا کہ ایک بندہ سب کچھ لا کر پلیٹ میں رکھ رہا ہے، کوئی ریڈ لائن ہے جو وہ شخص کراس نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتا ہے کہ اسی سسٹم میں ہو اور ٹھیک ہو، اب سب کا فرض ہے کہ مل کر ری سیٹ کریں۔ یعنی سادی سادی بات ہے، یہ مارشل لاء کی دھمکی ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ عاصم منیر ریڈ لائن کراس کر کے مارشل لاء نہیں لگانا چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں سسٹم ڈی ریل ہو، لہذا یہی سسٹم کام کرے اور اسی کے اندر معاملہ ٹھیک ہو جائیں، یہ عاصم منیر کی خواہش ہے، یہ محسن نقوی نے کہا۔ بات سادی سادی تو یہ ہے نا، اور ریڈ لائن کراس نہیں کر رہے، تو وہ جو ریڈ لائن ہے وہ تو کراس ہو چکی ہے۔ جو محسن نقوی کہتا ہے کہ ایک بندہ ریڈ لائن کراس نہیں کرنا چاہتا، وہ ریڈ لائن تو کراس کر چکا ہے، آئین کی شکل بگاڑ دی، ریڈ لائن کراس ہو گئی، عدلیہ اور پارلیمان کو یرغمال بنا کر ایکسٹینشن بھی لے لیا اور استثنا بھی لے لیا، ریڈ لائن تو کراس ہو گئی، پورا کا پورا الیکشن چوری کر لیا، ریڈ لائن کراس ہو گئی، انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا دیں۔ یعنی کوئی ایک پاکستان کے اندر سرمایہ کاری لائے ہو نا یا سٹیبلٹی لائے ہو، کوئی ایک چیز کچھ بھی آپ لے کر نہیں آئے۔ یعنی سوائے ڈونلڈ ٹرمپ کا فیورٹ فیلڈ مارشل بننے کے کوئی اور چیز یا کریڈیبلٹی یا سرمایہ کاری وہ پاکستان میں تو نہیں آئی۔ پہلے کہا جناب کہ سینکڑوں ارب ہم پاکستان میں لے کر آ رہے ہیں، وہ بھی نہیں آئے۔ پھر کہا جناب اوورسیز پاکستانی 1000 ارب روپیہ لے کر آ رہے ہیں، وہ بھی نہیں آئے۔ پھر کہا جی معدنیات ہمارے لیے گیم چینجر ثابت ہونے جا رہی ہیں، وہ بھی نہیں ہوا۔ پھر کہا جی ہمارے تیل اور گیس کے نئے ذخائر نکل آئے، وہ بھی نہیں ملے۔ پھر کہا جی اسلحے اور جہازوں کے سودے ہو رہے ہیں، پوری دنیا سے آرڈر آ رہے ہیں، لائنیں بند گئی ہیں، پتہ چلا وہ بھی نہیں ہوا۔ پھر کہا جی کرپٹو سے ہم بہت سارا پیسہ بنا کے پاکستان کی قسمت بدل دیں گے، پھر وہ بھی نہیں ہوا۔ پھر امریکی سرمایہ کار آ گئے، اس کے بعد جناب عربی سرمایہ کار پہنچ گئے۔ پھر اس کے بعد کہا جی یہ برین گین ہو رہا ہے، جو پاکستان چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، ہم یہ کہہ رہے تھے یہ برین ڈرین ہو رہا ہے، ڈاکٹر جا رہے ہیں، انجینئرز جا رہے ہیں، اکاؤنٹنٹس جا رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ پاکستان سے جو ماہرین ہیں مختلف شعبوں کے، وہ پاکستان کو چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ہمیں کہا گیا یہ برین ڈرین نہیں ہے، یہ برین گین ہے، یہ بھی کہا گیا۔ پھر جناب کہا گیا دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں، اس سے ملک کی قسمت بدل جائے گی۔ اور اب جناب یہ کہہ دیا گیا کہ آخری حل یہ ہے کہ نئے صوبے بنا دیے جائیں، کہ جناب 20 صوبے اور بنا دو، یہ کہا گیا۔ تو 20 صوبے بنانے سے کیا ہوگا؟ 20 صوبے بنا لیں، اب 30 صوبے بنا لیں، کیا اس سے فوجی مداخلت ختم ہو جائے گی سیاست کے اندر؟ 20 یا 30 صوبے بنا کر اپنے زیادہ سیاسی لوگوں کو آپ اوبلائج تو کر سکتے ہیں، زیادہ سیاسی لوگوں کو اور زیادہ سیاسی کنٹرول تو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے یونٹ ہوں گے نا، تو وہ چھوٹے چھوٹے بندے کنٹرول کر لیا کریں گے، ایک کرنل کی، ایک کیپٹن کی، ایک میجر کی مار ہوا کریں گے، آپ جتنا مرضی کنٹرول کر لیں گے 20-30 صوبے بنا کے۔ لیکن کیا اس سے فوجی مداخلت ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔
20-30 सूबे बना करके आप अवामी नुमाइंदों को इख्तियारात दे देंगे। जब तक आप अवामी नुमाइंदों को इख्तियारात नहीं देंगे, ये फैसला भी अवामी नुमाइंदों ने करना है और मुंतखब नुमाइंदों ने करना है कि सूबे कितने होंगे और किस तरह होंगे। ये कोई सरकारी ऑफिसर बैठ के बंद कमरे में ये फैसला नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में कितने सूबे होने चाहिए। अब आ जाए इस बात पे कि क्या ये वाकई हो रहा है कि सेम पेज फट गया, या आसिम मुनीर साहब ने जनाब इस्तिस्ना और एक्सटेंशन लेने के बाद आंखें अपने माथे पे रख ली। कुछ लोग कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सारी जिम्मेदारी सियासतदानों पे डाल रही है। इससे पहले हमने मिशाल मलिक को सुना, उन्होंने कहा जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हो रहा है इसके पीछे सियासतदान जिम्मेदार है, फौज का तो कसूर ही कोई नहीं है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तो बेगुनाह है, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, जो किया है वहां पे सियासतदानों ने किया। तो ये मलबा सारा सियासतदानों पे क्यों डाल रहे हैं? मजे की बात यह है कि नून लीग जो हर चीज में चौधरी बनती है, बहुत चीख चीख के बोलती है और हिसाब बराबर करने की उनको आदत है, यहां पे उनकी चूं भी नहीं निकली। मोहसिन नकवी ने उनकी धुलाई की है पकड़ के, उनकी चूं भी नहीं निकली, वो जरा भी नहीं बोले, बल्कि डरे हुए और सहमे हुए। मोहसिन नकवी को तो ऐसे बुलाते हैं जैसे मुन्ने के अब्बा, यानी डरते डरते मोहसिन नकवी को मुखातिब करते हैं। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इसाक डार, आसिफ जरदारी, ये सारे मिलकर सीना ठोकते रहे कि जनाब हमारा हाइब्रिड निज़ाम बहुत अच्छा चल रहा है, हम एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। आज उस निज़ाम की धज्जियां उड़ा दी मोहसिन नकवी ने और एक चार्जशीट पूरी की पूरी लगा दी शहबाज शरीफ के ऊपर। शहबाज शरीफ वजीर आजम है, उसकी काबीना का एक रुकन है मोहसिन नकवी, उसने शहबाज शरीफ की गवर्नेंस के ऊपर पूरी की पूरी एक चार्जशीट लगा दी। यही ताजिर है जो आज बैठे हुए थे। ये 2 साल पहले आसिम मुनीर साहब ने इनसे 3 साल पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, 1 साल में मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, 2025 हमारी तामीर और तरक्की का साल है, बेड़े ही गर्क कर दिया 2025 में भी और 26 में भी। कुछ भी ये संभाल नहीं पाए। वजह क्या है? मैं आपको पिछले 2 महीने से बता रहा हूं कि आसिम मुनीर साहब का बनाया हुआ पूरा का पूरा निजाम और प्लान ये फेल हो चुका है। ये सारा का सारा सिस्टम बैठ गया है। अब ये ढूंढ रहे हैं कि मलबा किसके ऊपर डालें। ये खुद मलबा उठा नहीं सकते, किसी और पे डाल नहीं सकते, बचने की उम्मीद बहुत कम है। डोनाल्ड ट्रंप भी इनको नहीं बचा सकता। कोई इतना पैसा तो लाके वो पाकिस्तान को नहीं दे देगा कि आप निकल जाएं। अरबों डॉलर हमने दुनिया के देने हैं। सिर्फ इस साल जो हमने कर्जा वापस करना है वो 21 अरब डॉलर है। 21 अरब डॉलर। एक अरब डॉलर के लिए हम तरसते हैं। एक अरब डॉलर के लिए हम कितने पापड़ बेलते हैं वो आप सब जानते हैं। इन्हीं ताजरों के सामने SIFC के बलबूते पे बड़े बड़े दावे आसिम मुनीर साहब ने किए थे, कोई भी पूरे नहीं हुए। और एक और मैं बड़ी अजीब चीज देख रहा था, जब भी मोहसिन नकवी साहब किसी नाकामी का तस्करा करते थे कि निजाम कोलैप्स हो गया, ताजिर तालियां बजाना शुरू हो जाते थे। ये तो हमारी अकल है, ये तो हमारी सूरत हाल है कि मोहसिन नकवी ने जितने कड़वे सच बोले जिससे हर पाकिस्तानी को दुख होना चाहिए, हर उस बात के ऊपर ताजिर तालियां बजाते थे कि पाकिस्तान कोलैप्स होने जा रहा है, तालियां जी। मईशत तबाह हो चुकी है, तालियां जी। बजट हम नेगेटिव में बनाते हैं, कर्जों पे गुजारा कर रहे हैं, तालियां जनाब। सारी सियासी जमातों को मिलकर बैठना पड़ेगा वरना मसला हल नहीं होगा, 10 साल ये मुल्क ऐसे ही रहेगा, तालियां जनाब। यानी हर ऐसी बात के ऊपर ताजरों ने तालियां बजाई, हर ऐसी बात के ऊपर ताजरों ने तालियां बजाई जिस पे मातम करना बनता था। बहरहाल वो उनकी अपनी सोच है, उनका अपना तरीक़ाकार है। तो नाज़रीन, क्या वाकई ये होना शुरू हो गया है कि सेम पेज फट गया है? लेकिन जब भी कभी एहतजाज का मौसम आता है ना, जितना कश्मीर के अंदर दबाव बना हुआ है, तो पहले पीपल्स पार्टी और PMLN ने एक अच्छी खासी नूरा कुश्ती की और उसके बाद अब एक और नूरा कुश्ती आप देख रहे हैं। PMLN किसी किस्म का जवाब देने के मूड में नहीं है। फजलुर रहमान साहब भी एक नूरा कुश्ती लेकर आए थे, फिर बिलावल और PMLN ने एक नूरा कुश्ती की है। देखिए, ये सारी नूरा कुश्ती है जब तक कि ये निज़ाम आसिम मुनीर से टक्कर नहीं लेगा। जब कोई जमात आसिम मुनीर साहब के खिलाफ होगी और उनके जुल्म के खिलाफ बात करेगी, उनके सियासी किरदार के खिलाफ बात करेगी, तो फिर हम ये कहेंगे कि ठीक है, आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब ने कभी भी आसिम मुनीर साहब के किरदार के ऊपर तनकीद नहीं की, कभी भी नहीं की। वो सिर्फ गोल मोल बात करते हैं, बाजुआ पे तनकीद करके निकल जाते हैं, फलाने पे करके निकल जाते हैं, तुमने ये किया था, तुमने वो कर दिया था, तो गोल गोल बात करते हैं। फजलुर रहमान भी साफ बात नहीं करते। तो ये सारी नूरा कुश्तियां हैं, ये चलती रहेंगी, क्योंकि जब एहतजाज का मौसम आता है तो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। मुझे लगता है कि ये वो भी हो सकता है, अभी आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस किस्म की डाइवर्जन एहतजाज के मौसम में लगाई जाती है। अब आ जाए नाजरीन आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पे। सरदार अमान ने एक स्टेटमेंट दिया, वो मैं सबसे पहले आपके सामने स्टेटमेंट रखना चाहता हूं। सरदार अमान खान ने IG आज़ाद कश्मीर के इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि ये जो मुजाहिरीन है ये मुसल्ला है। यानी ये दावा किया गया था IG की जानिब से कि छतों के ऊपर खड़े हुए जो लोग थे सादा कपड़ों में, ये मुसल्ला लोग जो हैं ये मुजाहिरीन थे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये मुजाहिरीन नहीं थे, इमारतों पर सिक्योरिटी फोर्सेस के शूटर्स खड़े थे, उनका ताल्लुक मुजाहिरीन से नहीं था।
आप बैनुल अक़वामी मीडिया को रावलाकोट आने दें ताकि दुनिया को सच मालूम हो सके। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप वहां पे जुल्म नहीं कर रहे और आपको लगता है कि जत्थे हथियारबंद होके रियासत के ऊपर हमला आवर है, तो आप बैनुल अक़वामी मीडिया को इजाजत दें, वो वहां पे आए। और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी अगर इंडिया के लिए काम कर रही है, या वो दहशतगर्द हैं, या वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएंगे। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसा होने नहीं दे रही। ये मैं आपको एक वीडियो में देख रहा था, इसमें आप ये देखें, ये पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरास तोड़ रहे हैं। यानी जो घर वाले अपने कैमरे लगाते हैं ना गलियों में, बाहर कुछ चोर आ जाए, या कई लोग सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि बाहर से कौन गुजर रहा है, कौन नहीं गुजर रहा, हमारा दरवाज़ा खटखटाया तो किसने खटखटाया। तो लोग जो है ना वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, ज़ाती सिक्योरिटी के लिए, अपने इलाके की सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरास लगवा लेते हैं। ये सीसीटीवी कैमरास जो है ना, ये पुलिस वाले बहुत पसंद करते हैं। वो ये कहते हैं कि इनके ज़रिए से हमें जराइम को पकड़ने में मदद मिलती है, शरपसंदों पे काबू पाने में मदद मिलती है। यहां पुलिस वाले डंडे लेकर खुद सीसीटीवी कैमरों को तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं भाई? आपको तो चाहिए कि सीसीटीवी कैमरा और लगवाएं ताकि शरपसंदों के बारे में पता चले, ताकि पता चले कि दहशतगर्द कौन है, ताकि पता चले कि गोली कौन चला रहा है। अब पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरा तोड़ रहे हैं, तो सीसीटीवी कैमरा तो वही तोड़ता है जो मुजरिम होता है। यानी मेरे घर में जब भी कभी गैर कानूनी रेड होती थी, 70-80 पुलिस वाले घुस जाते थे एजेंसियों के साथ, तो वो आगे सबसे पहले कैमरे तोड़ना शुरू करते थे। इसी तरह बाकियों के घरों में जाके भी सबसे पहले वो कैमरे तोड़ते हैं और डीवीआर उठा के गायब करते हैं। हमेशा यही काम करते हैं। तो यहां पे पुलिस वाले जो है वो लोगों के गलियों में लगे हुए कैमरे तोड़ रहे हैं, डंडे मार मार के, ताकि कोई सबूत इकट्ठा ना हो पाए। देखिए, अगर तो शरपसंद ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी वाले हैं या कश्मीर के सिविलियंस हैं, तो फिर तो पुलिस को कभी भी कैमरे नहीं तोड़ने चाहिए ताकि सबूत इकट्ठे होते रहे। लेकिन अगर शरपसंद पुलिस वाले हैं तो फिर वो कहेंगे जी तोड़ो कैमरे, ताकि जो हम यहां पे तमाशा लगाएंगे या यहां पे जो जुल्म हम करेंगे खवातीन के साथ, बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ, या हम गोली चलाएं, बर्बरियत करें, वो किसी को दिखाई ना दे। ये फुटेज है और ये सबूत है कि सीसीटीवी कैमरास पुलिस तोड़ रही है। इसी तरह जो सीसीटीवी फुटेज 9 मई की है वो भी गायब कर दी गई, जिसके बारे में आज तक इमरान खान साहब कहते हैं कि वो सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। नाजरीन, कमांडर फारूक साहब वाला मामला जो है ना, वो आज़ाद कश्मीर में बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। लोग बहुत तकलीफ में हैं, बहुत तकलीफ में है। ये बहुत इज्जतदार बुजुर्ग थे, 85 साल इनकी उम्र है। इन्होंने भारत की बहुत बड़ी फोर्स को, जहां पे पाकिस्तानी फौज का बस नहीं चल रहा था, इन्होंने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर बड़ी देर तक लड़ाई की थी। यानी कुछ 14 घंटे तक बताई जाती है कि लगातार लड़ाई चली थी। घुमसान की लड़ाई इन्होंने लड़ी थी भारतीय फौज के साथ, इसे एक सिविलियन ने, और इसने भारतीय फौज को पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर के इलाके पर कब्जा नहीं करने दिया था। उसके बाद पाकिस्तानी फौज ने इनको कमांडर का खिताब दिया, कमांडर फारूक इन्हें कहा गया। ये यासीन मलिक है जो फ्रीडम फाइटर है मकबूजा कश्मीर में, पाकिस्तान में उसकी बहुत इज्जत की जाती है। उनकी अहलिया जो है वो मिशाल मलिक साहिबा हैं, ये उनके उस्ताद भी थे। कमांडर फारूक को यासीन मलिक अपना उस्ताद कहते थे। पाकिस्तान की फौज ने इनके कारनामे से खुश होकर इनको एक जैकेट भी दी थी। वो अक्सर अपनी जैकेट पहनकर बाहर आते थे, अपनी जैकेट को सीने से लगाकर रखते थे कि ये उनका प्राइड था कि मैंने बहादुरी के साथ लड़ा, फौज ने मुझे कमांडर का खिताब दिया और मुझे ये जैकेट भी दी। और उन्हें कमांडर फारूक कहकर पूरा का पूरा आज़ाद कश्मीर मुखातिब करता था। 85 साल की उम्र में उन्हें शहीद कर दिया गया। जो काम भारतीय फौज नहीं कर सकी, भारतीय फौज घुमसान की लड़ाई में 12-14 घंटे उनसे लड़ती रही, और जो काम भारतीय फौज नहीं कर सकी वो काम पाकिस्तानी फोर्सेस ने कर दिया और कमांडर फारूक को शहीद कर दिया। ख्वाहिश उनके दिल में यह थी कि मुझे इंडियन फौजी शहीद करेंगे, लेकिन यहां पाकिस्तानियों ने उन्हें शहीद कर दिया। कैसी अफसोसनाक बात है। और तब शहीद किया जब वो निहत्था था, उसके पास हथियार नहीं थे, वो जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहा था, वो सिर्फ पुरअमन एहतजाज कर रहा था। नाज़रीन, आज कुछ ऐसी वीडियोस आज़ाद कश्मीर से आई हैं, मैंने वो वीडियोस देखी, मुझे आप यकीन करें पहले ये लगा ही नहीं कि ये आज़ाद कश्मीर की वीडियो है। कोटली से, मीरपुर से, बाकी इलाकों से, रावलाकोट से, मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियोस शायद मकबूजा कश्मीर से। यकीन करें मुझे पहली दफ़ा ऐसा लगा। ये इतनी खौफनाक वीडियोस थी, मैंने अपने ट्विटर के ऊपर लगाई हैं, आप जाकर देख सकते हैं कि इन वीडियोस में क्या दिखाई दे रहा है, किस तरीके से फोर्सेस नौजवानों से लड़ रही हैं और नौजवान कितने गुस्से में हैं। वो कैसे बेचारे वापस पत्थर मारते हैं उठा के जब उनकी तरफ गोली चलाई जाती है। ऐसा लग रहा था मकबूजा कश्मीर के वो मनाजिर जो हम आज से 10-20-30 साल पहले देखते थे वहां पे, वो मनाजिर आज रिपीट हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर में। नाज़रीन, अलीम खान
ان کے ساتھ خواجہ آصف صاحب نے بڑی ستھری کر دی ہے. علیم خان جو ہیں وہ لیڈر بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ابھی انہوں نے لیڈر بننے کی کوشش کی اور ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیا. انہوں نے کہا کشمیری بہن بھائیوں نے آج ثابت کرنا ہے اس علاقے کی محرومیوں کے جو بھی ذمہ دار ہیں وہ ان کے دھوکے میں دوبارہ نہیں آئیں گے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں جھوٹے وعدے کرتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, یہ ساری پارٹیاں ملی ہوئی ہیں, یہ کبھی پہلے آتے ہیں پھر بعد میں آتے ہیں, پھر یہ کرتے ہیں پھر وہ کرتے ہیں. انہوں نے پوری چارج شیٹ پڑھ کے سنا دی نون لیگ اور پیپل پارٹی کے خلاف. تو علیم خان نے انقلابی بننے کی کوشش کی, حالانکہ ان کے پتہ ہے کہ وہ ایک کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑ کے جیت سکتے. اپنے سارے پیسے خرچ کر لیں, ایک کونسلر کا یا ایم پی اے کا الیکشن بھی وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے بغیر اپنی پارٹی کے ساتھ تو وہ جیت ہی نہیں سکتے. ان کو الائنس کرنا پڑے گا. وہ بیچارے کی بہت پتلی حالت ہے ان کی پارٹی کی. فوج نے یہ پارٹی بنائی ہے اور فوج ہی اس کو چلا رہی ہے ابھی تک. جب فوج سیاست سے باہر ہو جائے گی یہ پولیٹیکل پارٹی آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی. تو اس پہ خواجہ آصف نے بڑا شاندار بڑا مزیدار کام کیا. ہیں تو دونوں ہی بیچارے فارم 47 والے, لیکن خواجہ آصف نے علیم خان کو کہا کہ علیم خان کے پاس سیلف رسپیکٹ نامی کوئی چیز ہے, یعنی کوئی عزت نفس نامی چیز ہے, تو اس بیان کے ساتھ وہ اپنا استعفیٰ دے دے اور اپوزیشن کے بینچوں پہ جا کے بیٹھ جائے اور حوصلہ کرے. صرف بیان نہ دے بلکہ راوی کنارے جن لوگوں کو چونا لگایا ہے وہ پچھلے سال سے رو رہے ہیں. اب راوی کنارے انہوں نے چونا لگا دیا نا, لوگوں کو زمینیں بیچ دیں اور راوی کے اندر بیچ دیں, وہ سارا ڈوب گیا علاقہ. وہ لوگ ابھی تک رو رہے ہیں. خواجہ آصف نے کہا, ویسے یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے خواجہ آصف کی حکومت نے بھی کچھ نہیں کیا. علیم خان تو وزیر ہے ہی نا. اگر لوگ رو رہے ہیں تو انہیں انصاف کس نے دینا ہے؟ حکومت وقت نے دینا ہے. تو علیم خان آپ کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, تو خواجہ آصف کی حکومت کر کچھ نہیں پائی. لیکن خواجہ آصف سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بڑھ کے مارنے سے کوئی استعفیٰ دے اس سے بہتر ہے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ساتھ راوی کنارے رہنے والے متاثرین کے ساتھ بھی یکجہتی کریں. اور سیاست کبھی کبھی کوئی شرم یا حیا بھی مانگ لیا کرتی ہے. یعنی علیم خان میں شرم یا حیا نہیں ہے. خواجہ آصف نے سٹیٹمنٹ دیا. اب دیکھتے ہیں کہ علیم خان خواجہ آصف کو کیسے جواب دیتا ہے. ہم انتظار کریں گے, پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب تک کے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا, اور یاد رکھیے گا یہ نورا کشتی ہے. آپ پاپ کارن کھائیں, انجوائے کریں, ان کو لڑنے دیں آپس میں. یہ سارے عاصم منیر کے لوگ ہیں اور ان کی وجہ سے یہ سارے بیچارے اقتدار میں ہیں. جب یہ خود آئیں گے نا عوام کے بلبوتے پہ, عوام کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئیں گے, تو ہم بھی ان کی عزت کریں گے, پھر آپ بھی ان کی عزت کریں گے. ابھی فی الحال پاپ کارن کھائیں. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.